नमस्कार दोस्तों, आज हम नई वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं इसकी ध्रुव राठी की, जिसका नाम है इंडिया टॉक्सिक वर्क कल्चर। ये वीडियो अभी अभी आई है, कुछ घंटे 14 घंटे पहले। हम इस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमारा हेडफोन लगाना पड़ेगा हमको, तभी से आवाज़ आती है, वरना नहीं आती। क्या गाड़ी है, लेकिन हमें पहले वीडियो देखनी पड़ेगी ध्रुव राठी। ये सब गाड़ी वाड़ी से बाद में देखनी। हट रे यार, हट। चलो दोस्तों, वीडियो चालू। अरे दूसरी ऐड क्यों दे रहे हो तुम लोग? दोस्तों, प्रीमियम खरीदने के लिए पैसा चाहिए यार। थोड़ा सा अच्छा वीडियो देखो मेरा, बहुत सारे लोग, तभी तो मैं खरीद पाऊंगा। चलो अभी देखते हैं ध्यान से। I work 20 hours a day, 7 days a week. So 140 hours. मतलब फेंकने की भी हद हाँ, हद होती है मतलब। होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। इनके हिसाब से इतना प्रेशर तो होगा ही, आपको हैंडल करना आना चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंगस्टर्स कहें कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। बड़ा सवाल ये कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद ऐना जैसे लोग, ऐना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, क्या एक ऑफिस जॉब में हद से ज्यादा काम करना, ऑफिस का टॉक्सिक वर्क कल्चर किसी की जान ले सकता है? इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला। 26 साल की चार्टेड ये आंख में क्या है साले? कम से कम अच्छे से नहा तो लेता उठने के बाद सुबह। अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरेल पुणे में अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल की एक मेंबर फर्म के साथ काम कर रही थी। इनकी मां अनीता ऑगस्टिन ने समझ गई दोस्तों, 1 मिनट के लिए पॉज करना सब पड़ेगा सब कुछ। बाय इंडिया के चेयरमैन, एक सेकंड में भी। सो आई एम बैक गैस, आई एम बैक। दूध वाला आ गया था, दूध ले चुका हूँ मैं और बॉईल भी कर चुका हूँ। सो लेट्स गेट इनटू वीडियो वंस अगेन। के साथ काम कर रही थी। इनकी मां अनीता ऑगस्टिन ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया इनकी बेटी को वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा काम दिया गया कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टूट गई। वो इतनी ओवर स्ट्रेस्ड हुई, इतना ज्यादा रात रात में जगना पड़ा कि इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। A 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune. Anna Sebastian Perel was working for EY at their Pune office. Are Indians overworked? इस पूरी चिट्ठी को आज मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि आप इन पेरेंट्स का दर्द समझ सको। क्योंकि बात पता है क्या है दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था। एना जैसा ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर देश में लाखों कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज सह रहे हैं। मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने दोस्तों, यही कारण है मैंने भी अपनी जॉब छोड़ दी और मैं ये सब बकचोदियाँ कर रहा हूँ, अलग अलग वीडियोस पे रिएक्ट कर रहा हूँ, ये सोच कर कि कभी ना कभी काम कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं कभी जॉब तो नहीं करने वाला हूँ वापस, चाहे मैं भिखमंगा ही होके मर जाऊँ। लेकिन अब यही ज़िंदगी है दोस्तों। शर्ट तक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें कर रहा हूँ जो कि शायद एक माँ बाप अपने बेटे से कभी नहीं करवाना चाहेंगे। मजदूरी नहीं करना चाहता दोस्तों मैं कॉर्पोरेट लाइफ में। सच में जो ये बोल रहे हैं, ये जो डिप्रेशन जो होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, काम कम होने से भी होता है। ये तो इससे तो ज़्यादा करवा रहे बेचारी से। तो और उसकी डेथ भी हो गई, तो उस लड़की की आत्मा के लिए शांति। और देखते हैं वीडियो। ध्रुव राठी भैया, मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ ढंग का ही बताया होगा इस वीडियो में, जैसे कि आप बताते हैं। अप्रैल 2022 में एक सर्वे किया था। 15,000 अलग अलग एम्प्लॉयज से बात करी और 1,000 एचआर मैनेजर से। इस सर्वे में पाया गया कि 40% इंडियन एम्प्लॉयज में बर्नआउट, डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। और ऐसे हर एक आउटकम का 90% कारण है टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर। इसीलिए एम्प्लॉयज की अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा एकदम सत्य है। इंडिया में ग्लोबल एवरेज से 60% ज्यादा है। लेकिन देश में बेरोजगारी की भी प्रॉब्लम इतनी है कि ऐसे समय में कोई नौकरी छोड़ना आसान काम नहीं है। आखिर क्या है ये टॉक्सिक वर्क कल्चर, और जो एम्प्लॉयज इसका शिकार है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे Here are 5 wired earphones that sound better than a pair of AirPods and cost less. पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एना सेबेस्टियन वाला केस एक आत्महत्या का केस है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एना के पेरेंट्स ने बताया कि 20 जुलाई की शाम को एना दफ्तर से लौटते हुए घर देर से पहुंची थी और अचानक से घर पहुंचने के बाद वो कोलैप्स हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें डेड और अराइवल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे लिखा गया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। लेकिन 3 इडियट्स फिल्म का ये सीन याद है ना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग।
वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं सर। ऐना के केस में 4 साल नहीं, केवल 4 महीने ही हुए। आमिर खान 4 साल पहले ही दोस्तों इस बात के बारे में बात कर चुका, सॉरी 4 साल पहले नहीं, बहुत साल पहले 3 इडियट्स में। तो ये सच्चाई है दुनिया की कि वर्क कल्चर की वजह से डिप्रेशन में आ रहे लोग। तो लेकिन इसमें कंपनी को कोई गलती नहीं है, इसमें गलती एम्प्लॉयज़ की ही है। इतना डिप्रेशन लेने तक अपनी जान तुम जा रही, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग प्रेशर पड़ रहा है। तो मेरे को भी मालूम पड़ा दोस्तों, तो मैं निकल गया उस चंगुल से। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये कहूँगा कि मैंने ऑब्जर्व किया और मैं समझा चीज़ों को और मैंने कल्टी मार। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही पड़ता है, ये है वो है। ऑप्शन है, मेहनत करोगे ऑप्शन मिल जाएगा, कोशिश करोगे ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ मैं, जो मैंने थोड़ा बहुत सेव किया उसी से ज़िंदगी चल रही है। इसी भरोसे बैठा हूँ कि कभी ना कभी थोड़ी बहुत यूट्यूब चल गया तो पैसा कमा लेंगे, वरना क्या है भाई, कहीं भी चल जाएंगे, मंदिर कहीं भी जाके जी लेंगे जहाँ हमेशा खाना मिलता है 2 टाइम, वही ज़िंदगी है दोस्तों। और क्या ये सब टॉक्सिक चीज़ों में नहीं पड़ना, ज़रूरी नहीं शादी करना, बच्चा पैदा करना, यही ज़िंदगी है क्या? नहीं, सबके लिए नहीं होता है सब। थे उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए। उनके परिवार ने बताया कि इससे पहले उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थी। ईवा इंडिया कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी ने एक लिंक्डइन पोस्ट पर कहा कि वो इस इंसिडेंट से बहुत उदास है। उन्होंने खेद जताया कि ऐना के फ्यूनरल पर कोई नहीं था। कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी। फ्यूनरल भी नहीं गया कंपनी का चेयरमैन, जो कि बहुत गलत बात है। इसको तो 2-3 थप्पड़े मारनी चाहिए पब्लिक में, लेकिन कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है टॉक्सिक वर्क कल्चर का, इस पर देखिए उनका क्या कहना था। हमारे करीबन 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, सभी को मेहनत से काम करना होता है। ऐना ने हमारे साथ केवल 4 महीने काम किया था, किसी भी दूसरे एम्प्लॉय की तरह उसे काम दिया गया था। हम नहीं मानते कि काम के दबाव की वजह से उसकी जान गई है। इनकी बंदी की बात भी सही है ना, 4 ही महीने काम किया और इतना डिप्रेशन ले लिया उस लड़की ने भी। तो वो लड़की का एटीट्यूड वैसा होगा ना कि ज़्यादा मतलब वो स्ट्रेस लेती होगी। वैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कुछ जो नहीं सहन कर पाते, तो उन्हें उसमें कंपनी का क्या दोष कि कंपनी उनसे काम ज़बरदस्ती करवा के नहीं यार, ऐसे अगर ध्रुव राठी भाई ऐसे कंपनी पे आरोप मत लगाओ बेकार के। कंपनी वाले अगर अपनी पे आ गए तो कपड़े फाड़ के मारेंगे, जर्मनी में आके घुस के। इस पोस्ट पर इन्हें बहुत बैकलैश देखने को मिला। एक यूजर ने कहा कि उनका बेटा भी सालों पहले इसी नॉनसेंस से गुजरा था। वे फॉर्चुनेट थे कि 2 साल बाद उनके बेटे ने क्विट कर दिया, लेकिन वे पूरी तरीके से बर्नआउट हो चुका था। माँ बाप होने के नाते उन्हें चिंता थी कि क्या वो दोबारा काम कर पाएगा या नहीं। उन्होंने राजीव मेमानी को गुस्से में कहा कि आपकी रॉटन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी काम करते हैं, आपको हर किसी से माफी मांगनी चाहिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि कैसे वो अपनी नौकरियों में भी इन्हीं हालातों में जी रहे हैं। ये देखिए, एक ने कहा कि वो अपनी नौकरी में 20-20 घंटे काम करते थे, लेकिन कंपनी 15 घंटे से ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती थी। एक दूसरे यूजर ने बताया कि डेलोइट कंपनी के एक डेप्यूटी मैनेजर की भी सेम कारणों की वजह से मृत्यु हुई थी 2 साल पहले। मिड-20s की उम्र में स्ट्रेस, एंजाइटी और कम नींद की वजह से जान चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर बात करी ऐना की मां से। In 1947, but our children are still working like slaves. Even now, they are working like slaves. राहुल गांधी ने कहा, क्यों रो रहे हो यार? अपने जरूरी है कि अपने माँ बाप, अगर आपको प्रॉब्लम आपका बेटा स्लेव की तरह काम ना करे तो कुछ और करवाओ, कोई अमेरिका भेज दो, कनाडा भेज दो। क्यों मजदूरों की तरह काम? हमारे पास चॉइस होती है दोस्तों। कोई जबरदस्ती आके गन लेके नहीं बोलता चल कर 8 घंटा काम चल कर, कोई नहीं करता दोस्तों ऐसा। ये खुद ही करते हैं, फिर रो रहे हैं, किसी को एक्यूज कर रहे हैं। तो क्या करे कंपनी वाले? कंपनी बना के बोले बेटा खुला घूमो, मजे करो। नहीं, ऐसे नहीं चलता यार। काम तो उनका काम करवाना होता है, लेकिन ठीक है अगर ज़्यादा प्रेशर दे रहे तो इस बात पे आप रैली करो ना। आप मर क्यों रहे हो? मतलब मरना तो आपके हाथ में है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो उसके बाद में? इनके पेरेंट्स, आपको अगर समझ में आ रहा है कि आप डिप्रेस्ड है तो आप अपने जो फेलो एम्प्लॉयज़ आपका जो काम करते हैं उनको अपने रैली में लेना, उनको बोले कि यार हम सब डिप्रेस्ड है, हम कंपनी हमसे अत्याचार करवा रही है। लेकिन कोई नहीं करता दोस्तों ऐसा, क्योंकि रियल में डिप्रेशन का कारण कंपनी नहीं, हम खुद है। लेकिन ये कहाँ समझेगा ध्रुव राठी, ये समझ नहीं देगा लोगों को। कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। अगर हमारी सरकार चाहे तो इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकती है। 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने देशों के लाखों वर्कर्स को डिस्कनेक्ट होने का लीगल अधिकार दिया। इसके मायने पता है क्या है? ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं है और उसका एम्प्लॉयर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए वो चाहे तो उन कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर सकता है। किसी भी अनरीजनेबल कांटेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है काम से रिलेटेड, जब आप अपने काम पर नहीं हो। यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन का कानून है कि ओवरटाइम मिलाकर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सिर्फ 48 आवर्स पर वीक हो सकते हैं। यानी कि किसी भी नौकरी में किसी भी एम्प्लॉय से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम
नहीं कराया जा सकता। लेकिन हमारे देश का हाल क्या है, कहानी जोड़े का कहना है कि इन देशों में जहाँ पे काम कम करवाती कंपनी, वहाँ पे लोग मरते नहीं है, वहाँ पे लोग डिप्रेशन में आते नहीं है, वहाँ के लोग बढ़िया से एकदम कम काम करते हैं और खुशी खुशी मज़ा आ गया। नहीं दोस्तों, उल्टा काम हम सब तो जानते हैं, जितना काम करोगे उतना अच्छा ही है। खाली बैठने से ज़्यादा दिमाग मतलब ताता थैया करा देता है। इसलिए तो मैं ये सब बकचोदी कर रहा हूँ, खाली नहीं बैठ रहा हूँ। ही चल रही है। नवंबर 2020 का ये आर्टिकल देखिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा, यानी कि हफ्ते में अगर 5 दिन काम किया तो ज्यादा है। एक लेबर इंडस्ट्री का ये गलत चीज है। हफ्ते के 60 घंटे हो गया। जब लोगों ने इस चीज को लेकर हल्ला मचाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा कंदरलाजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनसेफ और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क एनवायरनमेंट के जो इल्जाम है उन पर थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या होगा इस थरो इन्वेस्टिगेशन से? आपको क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा सरकार किसी कंपनी को वार्निंग इशू कर देगी? कंपनी पर प्रेशर आए तो कंपनी 1-2 मैनेजर्स पर सारा दोष डाल देगी और उन्हें फायर कर देगी। जबकि ये बात हर कोई जानता है कि ये किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक मैनेजर की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैनेजर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है उनके बॉस का, उन बॉसेस के ऊपर प्रेशर रहता है उनके ऊपर के बॉस का, और इसी तरीके से दरअसल में जो प्रेशर आता है वो सीधा टॉप से आता है। इस चीज का सबसे अच्छा प्रूफ है इन बड़े बड़े अरबपतियों की, इन कंपनियों के मालिकों की सोच। कुछ महीने पहले इंडिया के टेक बिलियनियर और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। India's work productivity is one of the lowest in the world. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंगस्टर्स कहें कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। इससे ऐसे लोगों की सोच पता चलती है। इनका बस चले तो इनके सारे एम्प्लॉयज हफ्ते में 70 घंटे काम करें। और इसके मायने पता है क्या होंगे? अगर आप एक 5 डे वर्क वीक मानते हो तो हर रोज के 14 घंटे काम करो। 8 घंटे की तो नींद ही हो गई, तो बाकी सब चीजों के लिए सिर्फ आपके पास 2 घंटे बचे। और अगर कोई हफ्ते में 7 दिन काम करे तो 10-10 घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा अगर 70 घंटे करने हैं। नारायण मूर्ति की सेंसलेस बात को दूसरे कॉर्पोरेट्स ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल। ये भी चाहते हैं कि देश में यूथ 70 घंटे हफ्तों में काम करे। और जब इनसे खुद पूछा गया कि ये कितना काम करते हैं तो देखिए इनका क्या कहना था। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You don't believe in this weekend concept that Yeah. people can't reach you on a weekend? Not at all. But I don't agree with this work-life balance. मजदूर है क्या ये? कौन सा? मतलब फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है हर रात हेल्दी रहने के लिए। नहीं भाई, लेकिन लोगों को चाहिए होती है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 2 घंटा भी सो के दिन निकाल लेते हैं। भाई तू ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? दुरुराटी पकड़ के यहीं से डंबल फेंक के मारूंगा, मुंह पे सूज जाएगा पूरा। बहुत रेयर जीन म्यूटेशन है DEC2 नाम से। दुनिया में करीब 0.5% पॉपुलेशन में जीन म्यूटेशन देखी जाती है और जिनमें ये म्यूटेशन है वो कम नींद में भी सरवाइव कर सकते हैं। 2009 की एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों में जीन म्यूटेशन थी वो 6.25 आवर्स पर नाइट की नींद पे भी हेल्दी रह पा रहे हैं। कैसा रिसर्च निकाल रहा है तू किधर? मैं तेरे को ऐसे लोग दिखा दूंगा भाई। मेरे आसपास ही एक लौंडा है जो 3 घंटा ही सोता है और बढ़िया से जिंदगी, उसको तो डार्क सर्कल भी नहीं है, मेरे से भी सेक्सी दिखता है वो। ये जीन म्यूटेशन होने के बाद भी दुनिया में से ना के बराबर लोग हैं जो रात में 5 घंटे से भी कम सोते हैं। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी ले ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल में म्यूटेटेड जीन है और ये बड़े ही पैदाइशी नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है, तो सवाल ये उठता है भवेश अग्रवाल जी, क्या आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हकते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का ये पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाए आप? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? अरे तो रोस्टिंग भी कर रहा है भैया। अरे तो रोस्टिंग कर रहा है, बाकी रोस्टर नहीं कर पा रहे लेकिन ये कर रहा है। 2017, 2020 और 2024 के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो दोस्तों, जहां ओला के ड्राइवर्स किस तरह 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं। कभी कभी 17, 18 घंटे भी इन्हें काम कराया जाता है। JSW ग्रुप के सज्जन जिंदल भी नारायण मूर्ति की बात को समर्थन दे रहे थे। इन सभी कंपनीज के सीईओज को मैं तो मतलब यही चाहिए ना कि लोग ज्यादा काम करेंगे, कंपनी बढ़ेगी। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि एम्प्लॉयज को इनकी बात माननी है। प्रोटेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरी पावर है। हाँ, क्या ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो तो डिप्रेशन में मत जाओ यार, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बस फाइंड आउट करो उसे। चैलेंज करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी में जो लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय है, एक बार उस लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय का काम करके दिखा दो हफ्ते में 70 घंटे तक उसी की सैलरी पर, सिर्फ 1 महीने तक करके दिखा दो। ये फिर पता चलेगा कि असलियत में टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। एक एम्प्लॉय पर इतना बोझ डालने की बजाय ये कॉर्पोरेट्स ये क्यों नहीं कहते कि एक और इंसान को नौकरी दे दी जाए?
दोनों में 35-35 घंटे हफ्ते में डिवाइड कर लिए जाए। ऐसा करने से पहली बात तो देश में बेरोजगारी कम होगी और दूसरी बात एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही सुना आपने, कम काम करने से एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपर्ट मार्केट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 42 अलग अलग कंट्रीज की वर्कफोर्स को एग्जामिन किया। हर एक देश के जीडीपी पर कैपिटा को उन्होंने डिवाइड किया हर एक इंसान के एनुअल वर्किंग आवर्स से और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करी। इस लिस्ट में लक्समबर्ग का देश पहले नंबर पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां संडे को काम करने पर रोक है। हर एक एम्प्लॉय को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव मिलती है और एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता। लक्समबर्ग के बाद इस लिस्ट में आते हैं आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स और इन देशों में भी कहानी वही है। सभी देशों में 40 आवर वर्क वीक होता है और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं कि यही देश क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी हमेशा टॉप पर रहते हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे आने वाले देशों में था मेक्सिको, जहां बेरोजगारी का डर लगा रहता है। लेबर लॉज बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है और इसलिए 48 आवर वर्क वीक की जो लिमिट है वो हार्डली कभी इंपोज करी जाती है। कोलंबिया, चिली, ग्रीस जैसे देशों में भी ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है जहां वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज अक्सर ओवरवर्क्ड होते हैं, थके हुए होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती रहती है। इसी सेम प्रिंसिपल की बात डिटेल में मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में भी करी है। ये बात सिर्फ कंट्री वाइड आगे प्रमोशन पे साले तेरा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लेंगे हम। ये कोर्स खरीदते हैं भैया, आप बिलियनर बन जाएंगे, आप ले लो। नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है काम करने की, तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उसका कोर्स खरीदना पड़ेगा, वरना आप नल्ले ही मर जाएंगे। आपको अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना होगा। एग्जैक्टली ये कैसे किया जा सकता है? पहले कुछ चीजें तो बड़ी ऑब्वियस हैं, जैसे कि अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, लेकिन कई सारी और चीजें हैं जो सुनने में बड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इन्हीं चीजों को मैंने डिटेल में कोर्स में एक्सप्लेन किया है। ये पूरा कोर्स बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें मैं आपको ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं बल्कि गोल क्रिएशन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, टास्क मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों साथ साथ कैसे बढ़ाया जाए ये भी सिखाया जाता है। ये सब भी अभी हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों, कोर्स के थ्रू। हम लोग खुद से नहीं सीख सकते दोस्तों। ये सब चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, खुद समझ के खुद अपने हिसाब से सब चीज़ें करनी पड़ती है। इसका जो प्रोसेस है, जो इसके लिए काम कर रहा है कि ये खुशी आ रही है इसको, ये इसका अलग है और आपका अलग है। आपको खुद उसको फिगर आउट करना पड़ेगा और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से फिगर आउट, तो ये देख के भी आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपके पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए ऐसे कोर्सेज से दूर रहे। जब भी कोई ऐसा कोर्स प्रमोट करे उसे बोले नमस्ते और निकल जाए वहाँ से। आता है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन से बस भाई, हमेशा के लिए छुट उसको कंप्लीट किया उनके। ठीक है, कब रिव्यूज भी अच्छे आप रिव्यूज जिंदगी के लिए अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहता, नहीं अब एना सेबेस्टियन के टॉपिक पर वापस आए तो एक बड़ा सवाल ये कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद एना जैसे लोग, एना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। मैं यहाँ आपको उनकी माँ की चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे साफ हो जाती हैं। ओके। फ्रॉम अनीता ऑगस्टिन, लेट एना सेबेस्टियन पेराइल की माँ, टू राजीव मेमानी, EY इंडिया चेयरमैन। प्रिय राजीव, मैं ये पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ। एक दुखी माँ जिसने अपनी प्यारी बच्ची एना सेबेस्टियन को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा टूट चुकी है जब मैं ये शब्द लिख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कहानी साझा करना जरूरी है, इस उम्मीद से कि किसी और परिवार को हमारे जैसा दर्द ना सहना पड़े। एना ने नवंबर 2023 में अपने CA के एग्जाम्स पास किए थे और 19 मार्च 2024 को EY पुणे में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुई। वह जिंदगी से, ख्वाबों से और भविष्य के लिए उत्साह से भरी हुई थी। EY उसकी पहली नौकरी थी और वह ऐसी प्रेस्टीजियस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित थी। लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया बिखर गई जब मुझे ये दिल दहला देने वाली खबर मिली कि एना का देहांत हो गया। 26-year-old chartered accountant who worked at Ernst & Young died in July, just 4 months. CA थी दोस्तों लड़की, जो कि काफी नौकरी लगते ही बहुत ही यंग एज में after she joined the company. वो केवल 26 वर्ष की थी। एना हमेशा से एक फाइटर थी, बचपन से लेकर एकेडमिक वर्षों तक, जहां उसने जो कुछ भी किया उसमें एक्सेल किया। वह स्कूल टॉपर थी, कॉलेज टॉपर भी थी। उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सेल किया और अपने CA एग्जाम्स को डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। वह EY में निरंतर काम करती थी, उस पर रखी हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे रही थी। लेकिन वर्कलोड, नया माहौल और लंबे घंटों तक काम उस पर फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भारी पड़ा। उसे ज्वाइनिंग के ठीक बाद ही एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगा, नींद आनी बंद हो गई, लेकिन वह खुद को पुश करती रही।
यह मानते हुए कि मेहनत और लगन ही सक्सेस का जरिया है। 6 जुलाई शनिवार को मेरे पति और मैं एना के सीए कॉन्वोकेशन में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे। चूंकि वो पिछले सप्ताह देर रात सुबह के 1 बजे अपने पीजी पहुंचने पर सीने में जगड़न की शिकायत कर रही थी, हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले आए। उसकी ईसीजी नॉर्मल थी और कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें आश्वस्त किया, यह बताते हुए कि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और वह देर से खाना खा रही थी। उन्होंने एंटी एसिड्स लिखे, जिससे हमें यह विश्वास हुआ कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था। हालांकि हम इतना दूर कोची से आए थे, फिर भी उसने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने के लिए इंसिस्ट किया, यह कहते हुए कि बहुत सारा काम बचा हुआ था और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर से अपने पीजी में देर से लौटे। 7 जुलाई रविवार को कॉन्वोकेशन के दिन उसने सुबह हमें ज्वाइन किया, लेकिन उस दिन भी वह दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम कॉन्वोकेशन वेन्यू पर देर से पहुंचे। ये मेरी बेटी का सबसे बड़ा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोस्तों। मतलब जो भी ये कंपनी करवा रही है, इस लड़की ने बेचारी ने ये सोच के किया होगा कि यार सक्सेस है, हार्डवर्क की लाइफ है, क्योंकि ये नई नई ज्वाइन भी हुई थी तो इसने अपना 100% देने की कोशिश की, लेकिन जकड़ गई। इसने अपने आप को मतलब समझा नहीं, इस लड़की ने अपने आप को ये समझ गई कि लिमिट होती है हर चीज़ की। सपना था कि वो अपने माता पिता को अपनी कॉन्वोकेशन में ले जाए अपने खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसों से। उसने हमारी फ्लाइट टिकट्स बुक की थी और वह हमें लेकर गई। ये बताते हुए मेरा दिल टूट जाता है कि उन 2 दिनों के दौरान भी जो हमारी बच्ची के साथ बिताए हुए हमारे आखिरी दिन होने वाले थे, वह काम के प्रेशर की वजह से उन दिनों को भी एंजॉय नहीं कर सके। जब एना ने स्पेसिफिक टीम में ज्वाइन किया तो उसे बताया गया कि कई एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण रिजाइन कर चुके थे और टीम मैनेजर ने उसे कहा, एना तुम्हें यहाँ रहना है और हमारी टीम के बारे में सबकी राय बदलनी है। मेरी बच्ची ने रियलाइज नहीं किया कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। उसके मैनेजर्स अक्सर क्रिकेट मैचेस के दौरान मीटिंग्स को रीशेड्यूल करते थे और दिन के अंत में उसे काम सौंपते थे। एक ऑफिस पार्टी में एक सीनियर लीडर ने यह तक मजाक में कह दिया कि उसे अपने मैनेजर के अंडर काम करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, जो दुर्भाग्य से एक ऐसी हकीकत बन गई जिससे वह बच नहीं पाई। एना ने हमें इस ओवरवेलमिंग वर्कलोड के बारे में साझा किया, खासकर वर्बली दिए गए एडिशनल टास्क्स जो ऑफिशियल काम से अलग थे। मैं उससे कहती थी कि ऐसे काम ना ले, लेकिन मैनेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रात को देर तक काम करती थी, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी। चैन की सांस लेने का मौका भी उसके पास नहीं होता था। उसके असिस्टेंट मैनेजर ने एक बार रात में फोन किया और अगली सुबह तक एक टास्क पूरा करने को कहा। इसकी वजह से उसे आराम करने या रिकवर करने का भी समय नहीं मिला। जब उसने अपनी चिंता कंपनी को जताई तो उसकी बातों को खारिज करते हुए जवाब मिला, तुम रात में काम कर सकती हो, यही तो हम सब करते हैं। एना अपने कमरे में बहुत ज्यादा थकी हारी वापस आती थी, कभी कभी कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर गिर जाती थी। फिर और रिपोर्ट्स मांगते हुए मैसेजेस की बाढ़ आती थी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, डेडलाइंस को मीट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। एना अंदर से ज्यादा टॉक्सिक है, जैसे दूरराटी बता रहा है स्टोरी, दर्दनाक। से एक फाइटर थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हमने उसे कहा था कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो सीखना चाहती थी और नया एक्सपोजर चाहती थी। एना कभी भी मैनेजर्स पर इल्जाम नहीं लगाती, वह बहुत दयालु थी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। न्यू कमर्स पर ऐसे कमर तोड़ काम का बोझ डाल देना, उनसे दिन रात काम कराना, यहाँ तक कि संडे को भी काम कराना, यह किसी भी हालत में सही नहीं। वह अभी तो अपने होम टाउन और अपने प्रियजनों को छोड़कर आई थी। सब कुछ उसके लिए नया था, ऑर्गेनाइजेशन, जगह, भाषा, और वो एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन इसकी बजाय मैनेजमेंट ने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि वो नई थी काम पर और उसे असाइंड और अनअसाइंड वर्क दोनों के काम में डुबा दिया। यह एक सिस्टेमिक इशू है जो इंडिविजुअल मैनेजर्स या टीम्स के परे है। कभी ना खत्म होने वाली डिमांड्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का प्रेशर ज्यादा समय तक नहीं सहा जा सकता, और इनकी कीमत हमें एक युवा महिला की जान से चुकानी पड़ी जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल था। एना एक युवा प्रोफेशनल थी जो अपने करियर की बस शुरुआत कर रही थी। उसकी पोजीशन में कई और लोगों की तरह उसे एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही बाउंड्रीज ड्रॉ करने या अनरीजनेबल डिमांड्स के खिलाफ पुशबैक करने का कोई साधन था। उसे ना कहना नहीं आता था। वह एक नए एनवायरनमेंट में खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा करते हुए उसने खुद को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश किया, और अब वो हमारे बीच नहीं है। काश कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाती, उसे बता पाती कि उसकी हेल्थ और वेलबींग किसी भी चीज से ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन मेरी एना के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। राजीव, अब मैं आपको लिख रही हूं क्योंकि मुझे लगता है ईवाई पर अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग सुनिश्चित करने की गहरी जिम्मेदारी है।
ऐना का अनुभव एक वर्क कल्चर पर रोशनी डालता है जो ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करता है, जबकि उन काम के पीछे इंसानों को निग्लेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ मेरी बेटी के बारे में नहीं है, ये हर एक युवा प्रोफेशनल के बारे में है जो उम्मीदों और ख्वाबों से भरा हुआ EY को ज्वाइन करता है, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के वजन के नीचे चकनाचूर हो जाता है। मैंने EY की ह्यूमन राइट स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें आपके सिग्नेचर हैं। मैं उस स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किए गए वैल्यूज का मेरी बेटी द्वारा फेस की गई रियलिटी से मिलान नहीं कर पा रही हूं। EY जिन वैल्यूज का दावा करती है, सचमुच उनके अनुसार जीना कैसे शुरू कर सकती है? ऐना की मृत्यु EY के लिए नींद से जागने का एक मौका होना चाहिए। यह समय है अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर पर रिफ्लेक्ट करने का और अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए सार्थक कदम उठाने का। इसका मतलब है कि ऐसी इन्वायरमेंट बनाना जहां एम्प्लॉयज अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करें, जहां उन्हें अपने वर्कलोड को मैनेज करने का सपोर्ट मिले और जहां प्रोडक्टिविटी के लिए उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग की कुर्बानी। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कंपनी जैसा कुछ करे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदलेंगी, अच्छा भी होगा। तो हाँ, एक तरीके से मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था उससे मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल, कि कंपनीज़ भी, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि कंपनी इतना प्रेशर भी डालती है, क्योंकि मैं भी कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ और इतना प्रेशर मेरे पे तो उस समय, जिस समय मैंने काम किया तो नहीं था। तो जो भी इस लड़की के साथ हुआ है, ऐना के साथ, वो तो एक तरीके से अत्याचार हुआ है और शायद कंपनी ने भी अनजाने में ही ये चीज़ की है। लेकिन अभी ये चीज़ें जब पास में उनके सामने आई, उजागर हुई ये सब चीज़ें, तो उन्हें भी एक्शंस लेने चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और अपने वर्क कल्चर को, जैसे कि जो लग्जमबर्ग जैसी कंट्रीज है जो इतनी आगे है, उनको उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी हैप्पीनेस के इंडेक्स में भी आगे जाए और प्रोडक्टिविटी भी हमारे बढ़े। तो मेरे बोलने से तो घंटा कुछ नहीं होने वाला, ना धुर्राटी के बोलने से। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़रूर चीज़ें बदलेंगी। अगर इस तरह लोग अगर जागरूक होंगे तो चीज़ें क्यों नहीं बदलेगी। ना हो। ऐना के अंतिम संस्कार पर EY कंपनी से कोई नहीं आया। एक ऐसी एम्प्लॉय जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी आखिरी सांस तक सब कुछ दिया, उसके लिए ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर यह एब्सेंस बहुत दुख पहुंचाने वाली है। ऐना बेहतर डिजर्व करती थी और ऐसा ही वो सभी एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं जो अभी भी इन हालातों में काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया अभी। मेरा दिल ना केवल अपनी बच्ची की मृत्यु के लिए दुखी है, बल्कि उन लोगों के द्वारा दिखाई गई सहानुभूति की कमी के लिए भी जिन्हें उसे गाइड और सपोर्ट करना चाहिए था। उसके फ्यूनरल के बाद मैंने उसके मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कोई कंपनी जो वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, अपने एक एम्प्लॉय के अंतिम पलों में उसके लिए आने से कैसे चूक सकती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सालों की मेहनत, कठिनाइयां और सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, ना केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। मेरी बेटी की सालों की मेहनत को EY ने महज 4 महीनों में खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस लेटर को आप उसी गंभीरता के साथ लें जो ये डिजर्व करता है। मैं नहीं जानती कि क्या कोई माँ के इमोशंस को सही से समझ सकता है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। वह बेटी जिसे उसने अपने बाहों में थामा, बड़ा होते देखा, खेलते देखा, रोते देखा और जिसके साथ सपने शेयर किए, जब तक कि उन्होंने भी ऐसा दर्द नहीं झेला हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी बच्ची का अनुभव सचमुच बदलाव लाएगा, ताकि किसी और परिवार को हमारे जैसा दुख और ट्रॉमा ना सहे। यार, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि अपनी एक जवान बेटी जो अभी इतनी मेहनत, जिसने इतनी मेहनत की, CA करना कोई आम बात नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। और वो करने के बाद भी ऐसा टॉर्चर उसके साथ हुआ है, तभी भी उसकी माँ ने कितनी सिंसियरिटी के साथ, कितने मैच्योरिटी के साथ वो लेटर लिखा है। उसमें ऐसे कुछ गलत चीज़ नहीं लिखी, एकदम सही चीज़ें ही लिखी है। फिर भी अगर कंपनी ये सब इम्प्लीमेंट नहीं करती कंपनीज, तो एम्प्लॉयज़ के हाथ में ये सब कुछ लास्ट में। अगर एम्प्लॉयज़ मजदूर बनना चाह रहे हैं तो कंपनियों को क्या दिक्कत है बनाने में, है ना। तो जो भी है, जो भी एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं, भैया टॉक्सिक कल्चर से बचे, पूरी तरीके से उसका विरोध करें, बातें छुपाए ना, दबाए ना, बाहर निकाले उसको। ऐना की तरह गलती ना करे। ऐना ने एक बहुत बड़ी गलती की कि ग्रोथ समझ के यही भूल गई कि उसे तकलीफ़ हो रही थी, वो तकलीफ़ में थी, वो सो नहीं रही थी, जो चीज़ें ज़रूरी थी शायद, जो भी है सहना पड़े। मेरी ऐना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी कुछ बदलाव ला सकती है। सादर, अनीता ऑगस्टिन। ऐना की मां को मेरा सलाम कि अपनी बेटी के जाने के दुख में होते हुए भी उन्होंने दूसरों के लिए कंसर्न दिखाया, इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को आईना दिखाया
हालातों को बदलने की उम्मीद दिखाई। अगर आप कहीं पर दोस्तों ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को झेल रहे हैं तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं कहूंगा ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को क्या होगा शेयर करने से एक्सपीरियंस, ये तो कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ये सिर्फ एंगेजमेंट के लिए बोल रहा है भाई। इसमें भी एंगेजमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। मैं वहीं पे जर्मनी में आके मुक्का मारूंगा तेरे को छाती पे, वो भी ना कहिए। अगर आप ऐसी किसी नौकरी में हैं, पहले तो अपने मैनेजर्स को कांटेक्ट करके उन्हें साफ साफ बताइए कि आप क्या झेल रहे हैं। बाकी एम्प्लॉयज के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हो सके तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो दूसरी कंपनी में स्विच करने की कोशिश कीजिए। खुद कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना काफी मुश्किल चीज होती है। अगर ये नहीं करना तो हर एक फील्ड में फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। इस टॉपिक पर कभी डिटेल में एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी दोस्तों अभी हम बंद कर देते हैं, खत्म हो गया इसका वीडियो। तो मेरे को तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है इस चीज़ों से कि जो कि इसने लास्ट में एक वैल्यूएबल पॉइंट बोला कि अगर आप ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, टॉक्सिक कल्चर से, वर्क कल्चर से, तो प्लीज़ चुप ना रहे, ना सहन करे, बातों को बाहर निकाले, डिस्कस करे, और जो आपके लिए सही फैसला है अपने आप को समझने के बाद उसको उस पर जाए। ठीक है, धन्यवाद।